सबसे पहला पार्ट आपने स्टडी के लिए चुना क्या? कॉमर्स। थोड़ा बहुत इसके बारे में बात करें। कॉमर्स यदि आप स्टडी की बात करोगे तो आपने दो रास्ते तो छोड़ गया है। कौन कौन सा? आर्ट्स एंड दूसरा व्हाट? साइंस। ये दो आपने छोड़ा। तो सबसे पहले क्लियर रहना कि जब इस लाइन में जा रहे हो तो कुछ चीजें तो फिर आपको मिलने वाली नहीं है। तो एक डिटरमाइंड वे तो है कि हाँ कॉमर्स में जा रहे हैं तो एटलीस्ट दोनों की जो अपने अपने कुछ स्पेशलाइजेशन है। जनरलाइजेशन तो आप कर ही सकते हो। मान लो कि कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग आप यहाँ भी करते हो तो व्हाट यहाँ भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बट कुछ टेक्निकल पार्ट है जैसे कि अब MBBS वो तो यहाँ नहीं बन सकते या इंजीनियर वो तो यहाँ नहीं बन सकते। तो दोनों का अपना एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। जब बात हम लोग कॉमर्स की कहते हैं तो चुनने के पीछे दो कारण, एक बाई डिफॉल्ट के पहले से ही है या फिर ज्यादातर लोगों के मुंह से तो यही सुना क्यों लिया भाई कॉमर्स, तो दोस्त लिए रहते तो हम भी ले लेते। सर्किल की कहानी होती है कि सर्किल ले लेते तो आपको क्या किया ले लेंगे। एनीवे ये दो रास्ते में क्या मिलना था नहीं मिलना था, जब छोड़ ही दिए तो फिर इसके बारे में बात ही नहीं करनी है। कॉमर्स जब आए तो सिंपल सी कहानी इस स्टडी का सबसे पहला पार्ट कि आखिर क्या मिलेगा इसमें हमें। तो सबसे पहले की जब बात कॉमर्स की करते हैं तो दिस इज स्टडी रिलेटेड टू व्हाट? स्टडी रिलेटेड टू बिजनेस। अब ये बिजनेस के से रिलेटेड यदि स्टडी है तो फिर बात होती है कि बिजनेस में होता क्या क्या है टोटल। बिजनेस में टोटल होता क्या क्या है, क्योंकि बिजनेस में कोई एक पार्ट नहीं है कॉमर्स। क्योंकि बहुत लोग इसे जोड़ देते हैं कि सिर्फ एक अकाउंट चलना। एक बिजनेस अपने आप में बहुत बड़ी दुनिया है और जब अपने आप में वो बहुत बड़ी दुनिया है तो जो पढ़ोगे आप, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक अकाउंट्स। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं अकाउंट बढ़िया नहीं तो फिर बिजनेस की स्टडी कहाँ से बढ़िया होगी ना। उसके अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज हैं और फिर होता ये है कि सिर्फ अकाउंट्स आपका बेहतर ना भी हो तो भी आप बिजनेस की स्टडी में दूसरे फील्ड में तो जा ही सकते हो। तो कॉमर्स की स्टडी में यदि आप जाना चाहते हो तो आपका बेहतर पार्ट कि आप उसमें बिजनेस से रिलेटेड स्टडी करने जा रहे हो तो फिर उसके बारे में एक आइडिया होना जरूरी। अब जब उसके बारे में एक आइडिया होना जरूरी तो हम लोग बिजनेस के टोटल वर्क को इन जनरल 4 टुकड़े में बांटते हैं। इन जनरल 4 डिवीजन हम लोग उसे करते हैं। पहला डिवीजन है बेसिकली रिलेटेड टू ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब जिंदगी में आप कोई भी बिजनेस करने का सोचोगे तो पहले आपको क्या डिसाइड करना है, उसका कोर वर्क क्या होगा। आपने सोचा कि बिजनेस करना है तो फिर सोचना पड़ेगा ना क्या करोगे। कोई रेस्टोरेंट खोलोगे, कोई हॉस्पिटल खोलोगे, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाओगे तो कोई ना कोई एक एक्टिविटी तुमको क्या करना है, सोचना है। दुनिया में जितने भी बिजनेस है कोई ना कोई एक और एक्टिविटी लेके ही वो लोग क्या चल रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट दिस इज द पार्ट कि ये हम लोग कॉमर्स के स्टडी में नहीं पढ़ने वाले क्योंकि ये अपने अलग अलग लोगों का क्या है स्पेशलाइजेशन है। अब रेस्टोरेंट वाला का बिजनेस किस पे चलेगा? जो बेहतर सिर्फ एक तरह से जो बेहतर डिश बना पा रहा है वो चलेगा। अब कॉमर्स में ये तो नहीं सिखाया जाएगा कि डिश कैसे बनेगी, ठीक है। तो ऑपरेशन सबका अपना अपना क्या है स्पेशलाइजेशन है, कोर वर्क है। अब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एक फैक्ट्री बैठा होगी तो वो भी तो एक टेक्निकल मैटर है।
कुछ लोग सोचे कि चलो एक नर्सिंग होम या हॉस्पिटल खोलेंगे, सर्विस इंडस्ट्री, यानी वो भी एक तरह का बिजनेस था। तो फिर वो हॉस्पिटल की बात करोगे तो वहां तो कोर वर्क के लिए डॉक्टरों की एक टीम चाहिए। तो ये हमारे कॉमर्स का मैटर ऑफ स्टडी नहीं है, बट ये बिजनेस का कोर पार्ट है जिसपे पूरा बिजनेस क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। आप एक सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी खोलोगे तो भी उसके लिए मीनियस की वो टीम चाहिए, कॉल सेंटर या जो भी रहा। तो दिस इज कि बिजनेस का एक पार्ट रहा उसका कोर वर्क, लेकिन अकेले कोर वर्क से कुछ नहीं होता है, और भी बाकी जो तीन वर्क या फंक्शन है वो। तो बाकी यदि तीन की मैं बात करूं तो प्रोडक्ट आप एक बहुत बेहतर बना भी लिए तो बहुत बेहतर प्रोडक्ट एक एक्टिविटी के अभाव में बिजनेस नहीं चल पाता है, दैट इज व्हाट मार्केटिंग। अब एक डिश बना भी लिए तो उसका मार्केटिंग तो करना पड़ेगा। आज की तारीख में सोशल मीडिया बोलो या प्रिंट मीडिया बोलो या फिर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, या मान लो कि आपने एक सैनिटाइजर ही बनाया तो बहुत बेहतर सैनिटाइजर बना भी ली तो मार्केट में उसको पहले क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग, बेचना, तो बेचने का पार्ट तो देखना पड़ता है। तो बिजनेस की एक्टिविटी में ऑपरेशन वाले सिर्फ सामान बेहतर बनाते हैं, बेचने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है। बेचने की जिम्मेदारी तो एक दूसरी क्या होगी, टीम होगी, मार्केटिंग वाला। और ये हमारे इस कॉमर्स के स्टडी में ये सिखाया जाता है कि एक सामान को बेचना कैसे। इसके 4 पी हैं। जब एक सब्जेक्ट पढ़ोगे तो उसके बारे में तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि वो 4 पी क्या है। इवन एक मार्केटिंग वाले ही सलाह देते हैं कि आप इस तरह का प्रोडक्ट बनाओ क्योंकि मार्केट में इसका डिमांड है। तो मार्केट स्टडी करने वाले तो यही लोग हैं। तो इनका रोल शुरू से ही है कि कौन सा प्रोडक्ट आपको बनाना है, क्या कीमत रखनी है, बिकॉज लोग खरीदने वाले का एक एक्सपेक्टेशन भी तो है। तो प्रोडक्ट के साथ साथ प्राइस पे भी ध्यान देना है। प्लेस बना तो लिए लेकिन आप उसे ऑल ओवर द वर्ल्ड बेचना चाहते हो तो वो चैनल भी तुम्हीं को क्या करना होगा, डेवलप करना पड़ेगा। तो फिर ये जिम्मेदारी किसकी, मार्केटिंग। इनका काम ये है ये बेहतर प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो बेचना कैसे है, सभी जगह लेके जाना। और आखिरी पार्ट है, जैसे कि मार्केटिंग का मतलब हम लोग सिर्फ एडवर्टाइजमेंट बोलते थे वो नहीं, जबकि शुरू का 3 पार्ट भी था। प्रोडक्ट कौन सा बनना चाहिए, उसकी कीमत क्या होनी चाहिए, उसे कैसे अवेलेबल करवाना है, और आखिरी पार्ट था दैट इज प्रमोशन, कि बेचना कैसे है, टेक्निक, एडवर्टाइजमेंट, दैट इज कि उस तरह की एक्टिविटी को वो क्या लेंगे। तो ये टीम और ये टीम दोनों पूरी अलग है। अब ये हमारा मैटर ऑफ स्टडी कॉमर्स का रहेगा। तीसरा एक्टिविटी यदि बोलोगे तो अब मार्केटिंग वाले सामान बेच दिए, बट किसी कस्टमर से कितना लेना है, देना है, ये सारा हिसाब किताब कौन रखेगा, या फिर एक बिजनेस प्लान बैठाने के लिए कितना पैसा लगेगा वो लाने की जिम्मेदारी किसकी। तो वो तीसरा पार्ट है, इज कॉल्ड व्हाट, फाइनेंस। फाइनेंस से पैसे से रिलेटेड, उसके हिसाब किताब से रिलेटेड सब कुछ बाद में बात करूंगा, पहले चौथे की बात करूं क्योंकि अपना पार्ट तो स्टडी का मेजर पोर्शन यही रहना है। तो चौथे हिस्से में चले हम। तो टोटल 3 अलग अलग हिस्से थे, लोग थे। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को संभालना, आखिर वो जिम्मेदारी कौन लेगा, कि किसे एम्प्लॉय रखना है, उसका इंटरव्यू लेना, उसका सैलरी डिसाइड करना। ऑब्वियसली ये लोग नहीं, कभी कभी लगता नहीं फाइनेंस वाला पैसे का हिसाब किताब रखना, बट एक आदमी को रखना, उसे ट्रेनिंग देना, ये काम तो इनका नहीं है ना। तो ऑब्वियसली चौथा पार्ट तुम्हारा हो गया, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स, अच्छा कहने को कुछ लोग पर्सनल डिपार्टमेंट भी बोल लेते हैं।
एक बिजनेस के टोटल फंक्शन को यदि कभी आप डिवाइड करोगे तो ये टोटल 4 हिस्से में क्या होता है, टूट जाता है। 4 पूरी की पूरी एक अलग अलग मॉड्यूल्स है। हाँ, ऑल ऑफ 4 आर इंटरडिपेंडेंट तो है, क्योंकि इंडिपेंडेंट कोई नहीं है, क्योंकि सब एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन तो चाहिए उसे ग्रो करने के लिए। और एक बेहतर बिजनेस ग्रो तभी करता है जब ये चारों एक ही डायरेक्शन में, एक ही रिदम में क्या करते हैं, काम करते हैं। तो चारों का कॉम्बिनेशन और कोऑर्डिनेशन ही एक बेस्ट बिजनेस बनाता है। तो ये रहा कि एक बिजनेस के एक्टिविटी को हम लोग कितने टुकड़े में डिवाइड कर सकते हैं। अब बात करें इस फाइनेंस को लेके। अब ये जो फाइनेंस की बात है, इसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग टुकड़े हैं, बहुत सारे अलग अलग टुकड़े हैं। टॉप पे जो भी बंदा रहा, ऐसे तो चारों डिपार्टमेंट को हेड करने वाले एक एक हेड होते हैं। जैसे कि बिजनेस को हेड करने वाले को क्या कहते हो, एंटरप्रेन्योर मालिक है, बट उसे हम लोग एक नाम दे देते हैं वो सीईओ, एक कंपनी का हेड। अल्फाबेट गूगल के हेड सुंदर पिचाई साहब। तो हर एक कंपनी का एक बंदा क्या होता है, हेड होता है। ऑब्वियसली अकेला वो कुछ नहीं कर सकता जबकि वो टीम का उसे सपोर्ट ना मिला। तो एक एक डिपार्टमेंट 4 अलग अलग लोगों को फिर सब डिवाइड कर दिया जाता है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, सीओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। इधर आ गए तो क्या नाम होगा, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। इधर आ गए तो सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। एंड इधर आ गए तो सीएचआरओ या पर्सनल मैनेजर, ऑफिसर और मैनेजर। अब अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कुछ एक जगह पे सीईओ की जगह वो एक दूसरा डेजिग्नेशन यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर। तो दैट इज कि मैनेजिंग डायरेक्टर, इन शॉर्ट एमडी। ओके, तो किसी एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन में आप पाओगे कि एक टीम है और उस टीम में पहले लेयर के बाद मोरलेस एक 4 मेजर पिलर। अब जैसे मैंने कहा कि फिलहाल हम जिस सब्जेक्ट अकाउंट्स की तरफ भाग रहे हैं वो किसका टुकड़ा है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, फाइनेंस। दैट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंस। अब वो फाइनेंस पैसा, हिसाब किताब और बिजनेस का एक इंटरनल कंट्रोल, ये पूरी जिम्मेदारी बेसिकली करोगे तो किसकी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का। क्योंकि एक बिजनेस का सबसे बड़ा पार्ट है उसे कंट्रोल करना। अब ये भी बहुत सारे टुकड़े में टूटता है और ऐसे जो मैं 3 लिख रहा हूँ वही होगा जरूरी नहीं है, और भी हिस्से पे जा सकता है वो, उसके भी अलग अलग सब डिवीजन है। एक यदि मैं बात करूं तो ऑडिट डिपार्टमेंट भी इनका होता है। ऑडिट, बिजनेस सही से चल रहा है नहीं चल रहा उसे चेक करना। इसी तरह ऑडिट के अलावा यदि बात करोगे तो टैक्सेशन का भी एक अलग से उनका डिपार्टमेंट होगा, तो टैक्स रिलेटेड मैटर भी देखते होंगे। इसके अलावा जैसे मैंने अभी कहा कि बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है तो व्हाट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट भी होगा। अब जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा वो उतना ही सिस्टमेटिक टुकड़े में क्या होगा, टूटेगा। एक बहुत छोटे बिजनेस में क्या देखते हो, एक ही इंसान सारा काम करता है। छोटे बिजनेस की बात करोगे तो वही ऑपरेशन भी देखता है, वही ऑपरेटिंग मार्केटिंग भी देखता है, वही फाइनेंस और वही सीएचआर। लेकिन जैसे जैसे वो ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ा रूप ले तब तो फिर एक अलग अलग डिपार्टमेंट उसके होंगे। अब जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एक बहुत छोटा टुकड़ा है उस पूरे बिजनेस की एक्टिविटी का।
तो ये एक फालतू का हाइप हटा लेना दिमाग से कि अकाउंटिंग सब्जेक्ट ही एक बिजनेस की स्टडी है। यानी एक बिजनेस में यदि 100 लोग यदि काम करते होंगे तो होपफुली 2 से 3 लोग ही इसमें होंगे, तो 97 तो भाई और भी वर्क कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि सिर्फ वही सब्जेक्ट ही मेन है बिजनेस स्टडी। तो जिस स्ट्रीम की तरफ आपने सिलेक्शन लिया कि आप एक कॉमर्स की स्टडी करना चाहते हो, तो उसका मतलब ही है कि आप एक बिजनेस रिलेटेड स्टडी कर रहे हो। और जब आप एक बिजनेस रिलेटेड स्टडी कर रहे हो तो बिजनेस के बहुत सारे टुकड़े होते हैं, लेकिन हम लोग उसे मेजर क्लासिफाई कर देते हैं 4 में। और उस 4 में से जो अकाउंट्स अपना पार्ट रहा, दैट इज ए पार्ट ऑफ व्हाट? फाइनेंस। पैसे से रिलेटेड बातें हैं, तो वही हम लोग देखेंगे। एक लो पहला स्टेप कॉपी में बोलो सर, इसको फाइनेंस बोलते हैं कि फिनांस बोलते हैं सर? कई लोग फिनांस बोलते हैं। देखो एक प्रोनाउंसिएशन है, मैन टू मैन क्या होता है, वैरी कर जाता है। कुछ लोग फाइनेंस बोलते हैं, ज्यादातर लोग फाइनेंस बोलते हैं, ठीक है। एक बोल सकते हो कि टोन है, तो वो टोन अपना अपना है, कोई फाइनेंस बोलता है, कोई फाइनेंस बोलता है, दोनों अलग अलग अपने हिसाब से देंगे। अब जब उस बिजनेस के एक्टिविटी के बारे में बात की, अब आ जाते हैं उस बिजनेस के और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लें, तभी आपको अकाउंट्स का एक फंडामेंटल पार्ट क्लियर भी हो पाएगा। क्योंकि जब स्टडी ही या अकाउंटिंग ही करने वाले हो किसका, उस बिजनेस से रिलेटेड, तो उसके बारे में सब आइडिया होना जरूरी। अब यदि मैं बिजनेस की बात करूं तो एक एक्टिविटी कितने होते हैं वो तो अलग। अब बात करते हैं कि बिजनेस के जो ओनरशिप पैटर्न, यानी मालिक कौन, वो कितनी तरह का होता है। यानी एक बिजनेस में हम लोग कहते हैं ना कि उसका ओनर कौन, यानी मालिक कौन, क्योंकि फिर सारा का सारा प्रॉफिट अल्टीमेटली कौन लेता है, वही लेता है। तो यदि बिजनेस को ओनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उसे क्लासिफाई करूं, तो वो टोटल 3 टुकड़े में टूटता है मेजर। एक जहां ओनर अकेला इंसान है, सिंगल, अकेले एक आदमी ने ओनरशिप लिया है। एक जहां ओनर एक से ज्यादा ज्वाइंट, मोर देन वन, आप उसे बोल सकते हो कि जहां ओनर क्या है, एक से ज्यादा, बट एक लिमिट है, उससे ज्यादा आपका नहीं हो सकता। लेकिन एक ओनरशिप ऐसा है जहां मोर देन वन तो है ही है, मोर देन वन क्या, आजकल तो यहाँ 1 भी है, तो थोड़ा सा उसे अलग डिफाइन करूंगा। तीसरा पार्ट भी है जो दोनों के कॉम्बिनेशन से निकल के आया। यदि मैं सिंगल वाले की बात करूं, तो जो सिंगल ओनर वाला बिजनेस होता है, हम लोग उसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटर का मतलब सोल, एक सिंगल ओनर। लेकिन जहां एक से ज्यादा हो गया, हम लोग उसे कहते हैं दैट इज व्हाट, पार्टनरशिप। एक से ज्यादा, लेकिन उसकी एक लिमिट है, एक सर्टेन नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता। अब पार्टनरशिप से भी यदि आगे बढ़ा, तो एक बिजनेस करने का जो सबसे फॉर्मल तरीका है, और जो सबसे फॉर्मल तरीका है, दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसे इन शॉर्ट
कंपनी भी बोलते हैं हम लोग। इन शॉर्ट हम लोग उसे कंपनी भी बोलते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। समय के साथ साथ ओनर के लॉ में भी बहुत सारे चेंजेस हुए। पहले कंपनी में कोई सिंगल ओनर नहीं थे, तो जैसे मैंने कहा कि एक सिंगल ओनर सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो एक कंपनी में भी एक सिंगल ओनरशिप का कंपनी होता है। ऐसा नहीं कि एक सिंगल ओनर का कंपनी नहीं हो सकता। सिंगल ओनर की कंपनी को हम लोग आजकल एक नाम देते हैं, दैट इज फुल नेम वन पर्सन कंपनी, और शॉर्ट में हम लोग उसे कह देते हैं ओपीसी। दैट इज कॉल्ड व्हाट? ओपीसी। अब इसके अलावा यदि बात करोगे तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में ओपीसी के अलावा एक है व्हाट? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी। बस जैसे मैंने इन दोनों में तो बात की, तो वहां जाते जाते नया क्या हुआ? ये दोनों पब्लिक से पैसा बिजनेस करने के लिए नहीं ले सकते। तो फिर पब्लिक से यदि आपको पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए, तो फिर आपके पास रास्ता इसमें भी ये दोनों नहीं देते। वो जो तीसरा फॉर्मेट है वो उसे पब्लिक से पैसा लेने के लिए क्या करता है? परमिशन दे देता है, और किसी से वो कंपनी होता है व्हाट? पब्लिक लिमिटेड। तो ओनरशिप ये एक से ज्यादा तो था, बट इसमें क्या है? एक भी है और व्हाट? एक से ज्यादा ओनर भी है। अब दोनों का कॉम्बिनेशन है। यहां तो सिंगल रहा ना, यहां फिर क्या रहा? मोर देन वन, मोर देन वन, लेकिन फिर बट लिमिट है। एक लिमिट है कि उससे ज्यादा नहीं होगा, 200, पार्टनरशिप का हम लोग कहते हैं 50। लेकिन यहां यदि ओनर बोलोगे तो अनलिमिटेड, करोड़ों। आप एक रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर खरीदोगे तो आप भी मालिक हो इस दिल मुकेश अंबानी के साथ साथ, बट एक शेयर खरीदो तो एक हिस्से का मालिक। तो दिस इज कि एक ओनरशिप पैटर्न में तुम्हें लग रहा है कि देयर आर मच मोर वेरिएशन। पहले क्या था कि ओबीसी नहीं था, 2013 के बाद से ये फॉर्मेट आया। तो फिर बात थी कि पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी में फर्क क्या रहा? पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी में एक और बात थी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है जनरली लोग इसे बनाते हैं लिमिटेड लायबिलिटी, जबकि पार्टनरशिप में पहले क्या था? अनलिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन यहां भी दो फॉर्मेट हो गए। पहले सिर्फ एक पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत एक ओनरशिप आप बनाते थे, लेकिन फिर एक समय के बाद इस पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी थी वो थी अनलिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन समय के साथ साथ बहुत सारी चीजें बदलती हैं। तो 1932 से तो अनलिमिटेड लायबिलिटी चले आ रहा था, पर 2008 में आने के बाद उन लोगों ने यहाँ भी एक लीगल स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। और वो जो कंपनी है दैट इज ए पार्ट ऑफ कंपनीज एक्ट। फिलहाल ऐसे तो पहले भी लॉ था, एलएलपी पहले नहीं था, बट कंपनीज एक्ट पहले भी बहुत सारे थे, लेकिन एट प्रेजेंट दे आर गवर्न्ड बाय व्हाट? 2013। तो इस फॉर्मेट के लिए
अलग से कोई लॉ नहीं है, पढ़ोगे जिंदगी में एक सब्जेक्ट, रूल्स रेगुलेशन सीधे तौर पे नहीं है, बट यहां आप देख रहे हो कि देयर इज अ व्हाट स्पेसिफिक लॉ है। स्पेसिफिक क्या है? लॉ। तो नीचे बहुत सारी डिटेल बात मैंने किया, लेकिन फिलहाल बहुत शॉर्ट कंक्लूजन याद रखना कि बिजनेस को ओनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं क्लासिफाई करूं तो फिर एक बिजनेस कहलाता है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा है पार्टनरशिप एंड तीसरा है व्हाट जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब ये तीन अलग अलग फॉर्मेट है, ठीक है, उसके छोटे छोटे टुकड़े भी और हैं। अब जब आप अकाउंटिंग करोगे तो कोई ना कोई तो इसमें से एक ओनरशिप पैटर्न होगा, और अकाउंटिंग उसके कारण थोड़ा बदल जाता है। अकाउंटिंग थोड़ा बदल जाता है, डिपेंड करता है कि आप किसका अकाउंटिंग कर रहे हो। तो ओवर द ईयर जब एक सब्जेक्ट आप सीखोगे तो वो सब्जेक्ट ऑब्वियसली धीरे धीरे सब कुछ सिखाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आधा अधूरा सिखा के बोलेगा कि अब इसके आगे कुछ होता है, टोटल सिनेरियो को ही आपको सिखाया जाएगा। हाँ, शुरुआत क्लास 11 के फेज में हो तो आईएससी या फिर कोई अदर बोर्ड भी है, तो फिलहाल क्लास 11 के लेवल पे जो कुछ भी हम लोग अकाउंटिंग की बात करने वाले हैं वो मोस्टली है रिलेटेड टू व्हाट सोल प्रोप्राइटरशिप। ऐसा नहीं है, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होंगे जो दोनों में रिकॉर्ड होते हैं। अब ये ट्रांजैक्शन क्या होता है बात करेंगे, लेकिन जनरली जो चैप्टर्स होंगे वो मोस्टली रिलेटेड टू व्हाट सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप और कंपनी में कुछ स्पेशल अकाउंटिंग होता है, कुछ एक्स्ट्रा अकाउंटिंग होता है, और वो क्लास 12 का मैटर आपका होगा। यानी क्लास 12 पूरा का पूरा होगा रिलेटेड टू पार्टनरशिप एंड व्हाट कंपनी, बट 11 all basically related to sole proprietorship एक सिंगल होगा। तो जो कुछ भी हम लोग अभी शुरुआत से बात करेंगे वो हमेशा ध्यान रखना है कि मैं बात कर रहा हूँ from the viewpoint of what sole proprietorship। ओके, ओके, तो ये है स्ट्रक्चर। ऐसे तो पार्टनरशिप में हम लोग कहते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 आज की तारीख में। प्राइवेट लिमिटेड में हम लोग कहते हैं कि मैक्सिमम 200, उससे ज्यादा नंबर ऑफ ओनर नहीं हो सकते। एलएलपी शॉर्ट में इसे कहते हैं हम लोग यहाँ अनलिमिटेड नंबर, अनलिमिटेड नंबर। तो अनलिमिटेड तो यहाँ भी था, बट यहाँ आप पब्लिक से पैसा ले सकते हो, बट यहाँ आप पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते। तो वो मैं नहीं लिख रहा, वो जब रेस्पेक्टिव जगह मिलेगा तो बात करेंगे। फिलहाल सिर्फ यही सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी। अब इसी बिजनेस को पहले एक्टिविटी देखे, फिर ओनरशिप, अब इसी वहां तो वर्क पहला वाला तो एक बोल सकते थे वर्क कि उसके काम को कितने हिस्से में डिवाइड करते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि बिजनेस का जो नेचर ऑफ एक्टिविटी है, वो जो काम है, पहले तो डिवाइड किया कि उसके काम को कितने हिस्से में बांटते हैं, बट आप बिजनेस किस तरह का करते हो, बिजनेस किस तरह का करते हो, दैट इज नेचर ऑफ एक्टिविटी। तो आपके एक्टिविटी का नेचर पे यदि मैं बिजनेस को क्लासिफाई करूं तो वो फिर 3 हिस्से में बढ़ता है। पहले हिस्से का नाम है ट्रेडिंग, यानी आप कभी कहते हो या आपसे कोई पूछता है कि भाई कौन सा बिजनेस कर रहे हो, तो आप बोलते हो कि मैं ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा हूं। ट्रेडिंग बिजनेस मतलब कहीं से खरीद करके लाते हो और फिर उसे बेच देते हो। That type of activity is called what? Trading business. दूसरा
आप एक दूसरा काम करते हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट? मैन्युफैक्चरिंग। यानी यहाँ क्या करते हो, आप कुछ रॉ मटेरियल खरीद के लाए, लेबर के हेल्प से उसे प्रोसेस किया और फिर उसके बाद उसको क्या किया, बेचा। तो दैट इज मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेस करके एक फिनिश गुड्स बनाना और फिर उसे बेचना। तो दैट इज मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स। एक मैन्युफैक्चरिंग बोलने से एक सिंपल फीलिंग अराइज होता है किस बात का? फैक्ट्री, एक फैक्ट्री का। तो किसी का काम है सिर्फ क्या? ट्रेडिंग। किसी का काम है मैन्युफैक्चरिंग। ये जो ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें बेसिकली प्रोडक्ट होता है, इसमें बेसिकली एक प्रोडक्ट होता है। लेकिन कुछ लोग तो बिना प्रोडक्ट का भी बिजनेस करते हैं, सर्विस। कुछ लोग तो बिना प्रोडक्ट का भी क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। दैट इज व्हाट? सर्विस। तो दैट इज कि उनका काम है सर्विस प्रोवाइड करना, लाइक एयरटेल, वो कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है। या फिर जियो पे, वहां तो सिर्फ आप क्या दे रहे हो, सर्विस ही दे रहे हो। तो दैट इज कि आप यदि किसी बिजनेस के नेचर ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से किसी बिजनेस को क्लासिफाई करो, तो हम लोग कहते हैं कि एक प्रोडक्ट और दूसरा व्हाट? सर्विसेज। अब प्रोडक्ट में भी दो तरह का पार्ट हुआ, ट्रेडिंग, सिंपली कहीं से खरीद करके लाना और फिर उसे बेच देना। मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल लाना, प्रोसेस करना, फिर उसके बाद उसको बेचना। सर्विस, यहाँ तो कोई गुड्स नहीं है, बस सामान को एक तरह से, अब कार मान लो कि गैरेज की कंपनी है, तो कार गैरेज की कंपनी वो क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है सर, वो कुछ बेचने, यहाँ उसके रिलेटेड कुछ पार्ट जो लगेंगे यदि उसमें कुछ तो कुछ पार्ट्स लगेंगे तो वो लगा देती है, बट वो उसका काम बेचना उसे नहीं, सर्विस देती है, सिर्फ सर्विस देती है। अब ये दो एक्टिविटी के आधार पे जब आए तो फिर एक और वर्ड आ जाता है, बिजनेस एंड व्हाट? प्रोफेशन। दो अलग अलग वर्ड्स। एक बिजनेस, जैसे कि आपने ऊपर देखा, गुड्स एंड व्हाट? सर्विसेज। अब प्रोफेशन भी एक सर्विस है, लेकिन ये एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, ये एक स्पेशलाइज्ड क्या है? नॉलेज है। कहने को उनको यदि हम ये बोले कि दे आर डूइंग बिजनेस, वो थोड़ा गलत वर्ड है, वो सही वर्ड नहीं। स्पेशलाइज्ड नॉलेज की यदि बात करोगे, स्पेशलाइज्ड यदि नॉलेज की बात करोगे तो क्या? एक डॉक्टर, एक सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक लॉयर, एक टीचिंग प्रोफेशन से यदि कुछ लोग जुड़े हैं तो टीचर, बट दे आर नॉट इन्वॉल्व इन बिजनेस, दे आर बेसिकली इन्वॉल्व इन व्हाट? प्रोफेशन। तो बिजनेस अब तक जो हम लोग बात कर रहे थे वो बेसिकली क्या था? बिजनेस का पार्ट था। तो एक प्रोफेशंस वाले, कहने को कुछ लोग उसे काम चला भाषा में बोल देते हैं कि भाई तुम भी तो बिजनेस कर रहे हो, बट रियली द वर्ड इज प्रोफेशन। अब आप जब अकाउंटिंग करने वाले हो तो 11 में जो कुछ भी अकाउंटिंग सीखोगे, दैट इज मोस्टली रिलेटेड टू व्हाट? ट्रेडिंग। तो कॉम्बिनेशन क्लियर करना, क्योंकि मैं अब उस सब्जेक्ट में इन करूंगा। तो जैसे मैंने कहा कि जो कुछ भी अकाउंटिंग की बात हम लोग करने वाले हैं, एक है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, और इसके साथ साथ कॉम्बिनेशन की वो कौन सा काम कर रहे हैं? ट्रेडिंग। अब बिजनेस को ही दूसरी भाषा में एक और वर्ड क्या दे देते हैं? ट्रेडिंग कंसर्न, ट्रेडिंग कंसर्न। अब तो जो कुछ आगे मैं बात करूंगा, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर वाला क्या काम कर सकता था? मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकता था। एक सोल प्रोप्राइटर वाला क्या कर सकता है? सर्विस भी कर सकता है। लेकिन आपका जो मैटर ऑफ स्टडी होगा आईएससी 11 में, वो पूरा का पूरा होगा सोल प्रोप्राइटरशिप का काम क्या है? ट्रेडिंग नेचर का।
यानी ठीक उसी तरह की बातें होंगी। ओके, तो चलिए वो थोड़ा सा लिख लो, फिर इस वर्ड का मतलब। अब अकाउंटिंग के पहले स्टेप में इनकलम सब्जेक्ट अकाउंट्स, उसके पहले आते हैं कि हम लोग सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी या अकाउंट्स। तीन वर्ड साइनोनिम्स तो है, बट थोड़ा सा मीनिंग तो है डिफरेंट। अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग एंड व्हाट, अकाउंट्स। अभी जो होल पार्ट है दैट इज कॉल्ड व्हाट, अकाउंटेंसी, यानी एक वाइडर पार्ट, एक बड़ा पार्ट, यानी उसके अंदर अकाउंटेंसी इंक्लूड्स अकाउंटिंग। अकाउंटिंग उसका एक छोटा सा हिस्सा हो गया। अकाउंटेंसी ए स्क्रिप्चर्स लाइक ए, कि आप वहां पे पूरे सिस्टम के बारे में बात किए, हाँ, उससे छोटा हो गया दैट इज व्हाट, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग। अब जो अकाउंटिंग हम लोग पढ़ेंगे उसकी अपनी एक डेफिनेशंस है, कहेंगे बाद में कि आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, वो सब अपना एक सिंपल सा डेफिनेशन है। लेकिन फिलहाल एक अकाउंटिंग छोटा सा टुकड़ा उस अकाउंटेंसी का पार्ट रहा, और उस अकाउंटिंग के हिस्से का एक जनरल वर्ड हम लोग यूज कर लेते हैं व्हाट, अकाउंट। अब जैसे अकाउंट बोलते हैं तब तो बात होती है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर अकाउंट, सपोज करो सेल्स अकाउंट। अब ये तो एक छोटा सा टुकड़ा हो गया, क्या हो गया, एक छोटा सा टुकड़ा हो गया। तो ऑब्वियसली you are going to study a wider part that is called what, accountancy। एक बहुत बड़ा टुकड़ा पढ़ो। हाँ, हम लोग कोई भी एक शॉर्टकट वर्ड यूज करते हैं, भाई अकाउंट्स में क्या पढ़ा होता है, बट ऑब्वियसली अकाउंट्स एक छोटा टुकड़ा है। एक मेजर हिस्से की बात करोगे तो इट इज व्हाट, अकाउंटेंसी। अब ये जो तीन पार्ट रहा, चलो हम लोग ज्यादातर एक वर्ड यूज कर लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, अकाउंटेंसी, दैट इज कॉल्ड, सॉरी, अकाउंटिंग। एक बार उसे लिख लो फिर, जो थोड़ी देर पहले था, तीन हिस्सा। अब अकाउंटिंग डेफिनेशंस के तौर पे हम लोग इसे कहते हैं एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, फाइनलाइजिंग, analyzing and interpreting the result। अब अकाउंटिंग का ये जो डेफिनेशन है कि अकाउंटिंग है क्या, तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing, finalizing, analyzing and interpreting the what, result। एक प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। वो स्टार्ट हुआ था कहाँ से, रिकॉर्ड से, फिर वो क्लासिफाई एंड समराइज हुआ, फिर
finalize, analyze and then what? Interpretation. अब जो सब्जेक्ट आप पढ़ोगे एक एक चैप्टर में उसके बारे में बात भी करेंगे कि वो अकाउंटिंग के कौन से फेज से गुजर रहा है, क्योंकि अकाउंटिंग के ये सारे एक तरह से क्या हो गए, फेज हो गए। टोटल 5 फेज देख रहे हो, भले ही वो 2 वर्ड है, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, बट घुमा फिरा के वो एक ही टुकड़े का पार्ट है। और नेचुरली जो एडवांस पार्ट हो गया, दैट इज एंड ऑफ द अकाउंट, जब आप खत्म करने चलोगे तब आप पूरा का पूरा सेंट्रलाइज होने वाले हो वहां पे एनालाइजिंग एंड व्हाट, इंटरप्रिटेशन। हाँ, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन शुरुआत तो पहले तुम्हें रिकॉर्ड करने से है। अब अकाउंटिंग का ये तो डेफिनेशन है, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस को समझना है तो आप हमेशा ध्यान रखना क्यों करना अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्यों करते हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। क्योंकि अकाउंटिंग बोलने से ही क्या समझ आता, कुछ लिखना है, कुछ लिखना है। अब लिखना है, फिर आपने देखा कि एनालाइज भी करना है, इंटरप्रेट भी करना है, तो वो सब की पूरी कहानी से एक आता है कि व्हाई वी आर डूइंग व्हाट, अकाउंटिंग। क्योंकि व्हाई का जवाब जब आप ढूंढ लेते हो तो फिर चीजें अपने आप आसान हो जाती है समझना। तो सबसे सिंपल एक मकसद तो क्लियर करना, अकाउंटिंग क्यों करते हैं। लोग कहने को कुछ भी बोले, बट बहुत सिंपल एक ऑब्जेक्टिव मुझे जो लगता है कि आप अपनी यादों पे ज्यादा स्ट्रेस देना नहीं है। भाई लिख लो, भूल जाओगे क्या, लिख लो नहीं तो कल क्या होगा, भूल जाओ। तो सबसे सिंपल सा पार्ट तो यही रहा ना, सबसे सिंपल कंक्लूजन तो यही है कि भाई बिजनेस में कुछ हुआ, आप उसे लिखो नहीं तो फिर कल बातें याद नहीं रहेंगी। ओके, सो सबसे सिंपल कंक्लूजन नॉट टू मेमोराइज। अब इसके बाद बहुत सारी चीजें हम लोग उससे जोड़ लेते हैं। टू सिंपली, दूसरा टू नो द प्रॉफिट और लॉस, टू नो व्हाट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंटिंग से पता चलता है जब आप उसे सिस्टमैटिक देखते हो। यानी एक दूसरी भाषा में टू नो द परफॉर्मेंस, टू नो द व्हाट, परफॉर्मेंस। तीसरी जगह चलते हैं तो फिर बात आती है टू नो द व्हाट, पोजीशन। अब ये टू नो द पोजीशन यानी बिजनेस के अभी हालात कैसे हैं, टू नो द पोजीशन। और जब आप अकाउंटिंग कर लेते हो तो उसी डेफिनेशन से आता है टू एनालाइज इंफॉर्मेशन। तो ये तो डेफिनेशन नहीं है, तो ध्यान रखना अकाउंटिंग मुझे देता क्या है, अकाउंटिंग मुझे देता क्या है। कुछ लिखोगे तो वो तुम्हारे लिए एक तरह का क्या है, इंफॉर्मेशन है। तो अकाउंटिंग मुझे इंफॉर्मेशन देता है और उस इंफॉर्मेशन के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, जिंदगी में फैसले बहुत सारे लेने हैं। बिजनेस चलाए न चलाए, कोई काम करे या न करे, इस एक्टिविटी को चालू रखा जाए या बंद किया जाए, इस एम्प्लॉय को रखना या किसी कस्टमर को उधार दिया जाए या न दिया जाए, ये सब कब पॉसिबल होगा, जब आप उस इंफॉर्मेशन का क्या कर लेते हो, एनालाइज करते हो। तो सिंपल सी कहानी में ये जो अकाउंटिंग हम लोग करेंगे उसके मकसद क्या है, अकाउंटिंग के नाम पे क्या करेंगे वो तो चलो बात करेंगे, बट क्यों करेंगे हम। 4 बातें सिंपल सी भाषा, और इसी मकसद को ध्यान में रख के आगे अब अकाउंटिंग की बात हम लोग करने वाले हैं। थोड़ा सा लिख लीजिए। तो सबसे पहली चीज जो आपने अपनी अकाउंटिंग के डेफिनेशन में ही देखा कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ व्हाट, पहला फेज। तो फिर इस रिकॉर्डिंग की जब बात आती है तो बिजनेस
जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, एवरी मोमेंट, हर एक क्षण देयर इज एन व्हाट एक्टिविटी। हम लोग जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं, एवरी मोमेंट एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी है जिसे आप एक दूसरी भाषा में यू कैन कॉल इट एज अ व्हाट इवेंट, एक घटना है। Synonyms words। तो हर बिजनेस में एवरी मोमेंट कोई ना कोई एक्टिविटी होगा। हम उसे एक दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि बिजनेस में एवरी मोमेंट एक इवेंट, घटना हो रही है। इसी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन अराइज होता है, हम उस अकाउंट्स में क्या रिकॉर्ड करें? हम उस अकाउंट्स में क्या रिकॉर्ड करें? कौन सी घटना को रिकॉर्ड करें? कैसे रिकॉर्ड करें वो तो बात की बात हो गई। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, हाउ इट इज टू बी रिकॉर्डेड, दैट इज द नेक्स्ट पार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टू बी रिकॉर्डेड, एंड इन दैट केस द सिंपल आंसर इस इवेंट से रिलेटेड जो आता है कि वो जो भी एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी का दो आउटकम, वो इवेंट does not changes the financial position। किसी इवेंट के कारण फाइनेंशियल पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो दैट इज एक घटना वो। दूसरा, एक घटना जिसके कारण फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज हो रहा है, जिसके कारण फाइनेंशियल पोजीशन में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो ध्यान रहे, जिस घटना के कारण फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज हो रहा है, उसे हम लोग एक दूसरी भाषा में कहते हैं ट्रांजैक्शंस। तो एक दूसरा जो टर्म्स अराइज हुआ इस अकाउंटिंग की दुनिया में, इवेंट, एवरी काइंड ऑफ एक्टिविटी, बट एक्टिविटी या इवेंट which does not changes the financial position one part and which changes the what financial position, that is the another part, and those activity or event which changes the financial position is called what? Transaction। clear? और अकाउंटिंग हम लोग ट्रांजैक्शंस का करते हैं। अकाउंटिंग जो होता है वो किसका होता है? ट्रांजैक्शंस का। तो यहीं पे एक छोटा सा क्वेश्चंस लेंगे, बट पहले मीनिंग क्लियर कर लेते हैं थोड़ा। आखिर ये फाइनेंशियल पोजीशन का चेंजेस का मतलब क्या? अब मैं एक सीरीज ऑफ एक्टिविटी लिखता हूँ। बिजनेस, एक सुबह की शुरुआत, आपने बिजनेस का गेट खोला, यानी एक तरह से शटर खोला, ये भी तो एक एक्टिविटी है। फिर उसमें जो प्रेमाइसेस था, वो जो भी एक स्टाफ था, वो उसे क्या किया? साफ किया, ये भी तो एक एक्टिविटी था। एक बंदा जो भी ओनर था, हो सकता है कि सुबह सुबह उसने पूजा पाठ भी की। तो एक के बाद एक एक्टिविटी क्या है? हुए जा रहा है ना। अब एक के बाद एक एक्टिविटी हुए जा रहा है। एक कस्टमर आया और जस्ट आस्क फॉर व्हाट? रेट। एक रेट पूछा और चला गया। ये भी एक एक्टिविटी था। Another customer comes, एक दूसरा कस्टमर आया, परचेज गुड्स, जिसको आपने बेचा, या फिर
किसी से पैसा पाते थे, receive cash from Mr. Z, another customer. So there are series of activity in a business. प्रॉब्लम ये था कि इसमें से किसको लिखें इसमें ट्रांजैक्शन हुआ मनी का रिलेटेड जिसके कारण फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज हुआ, और इसमें कौन सी ऐसी घटना थी? अनदर कस्टमर परचेज रिसीव कैश। यहाँ तक तो इवेंट तो थे, बट देयर आर नो फाइनेंशियल चेंज। इसमें कोई फाइनेंशियल चेंज नहीं हुआ। फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज कब हुआ? जब सामान आपने बेचा, कस्टमर खरीदा, तो गुड्स आपके पास से गया और मनी हो सकता आपके पास आया। तो इन घटनाओं के कारण फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज हुआ। तो अकाउंटिंग की सबसे पहली प्रैक्टिकल सवाल इसी पे बनती है कि वो कौन सी घटनाएं हैं जिन्हें आप रिकॉर्ड करोगे। दूसरी भाषा में वो कौन सी घटनाएं हैं जिससे हम क्या कह सकते हैं? ट्रांजैक्शन कह सकते हैं। तो कौन सी घटनाएं हैं जिसे हम ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं। ओके, इसे लिखो, फिर सम के बारे में बात करेंगे। ये तो जरूरी नहीं। सम नंबर 1 आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कौन सा इवेंट ट्रांजैक्शन है। फर्स्ट, ए series of event has been occurred with Mrs. Rajiv and company. State which of them are transactions. A, received a letter for supplying a catalog of our product. किसी ने एक लेटर दिया कि भाई आप अपना कैटलॉग भेजो। ऑब्वियसली इसके कारण तो कोई फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज नहीं हुआ, तो ये ट्रांजैक्शन नहीं है। Send a catalog to the party. आपने कैटलॉग भेजा, this is also not a transaction because इसके कारण भी कोई फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज नहीं हुआ। Issued a quotation for supplying certain goods against their tender. Again tender, business से related बहुत सारे अब नए सब मिलेंगे। अब जिंदगी में यदि कभी आप कोई काम करते हो, बड़ा काम, तो किसी के पास जाते हो भाई कि कोई काम दीजिए, तो काम दीजिए तो बोलो एक फॉर्मल तरीका है। जिन्हें कोई काम देना पड़ता है तो वो लोग क्या करते हैं, एक टेंडर इशू करते हैं। अब जो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, एक तरीका है क्या कि भाई मुझे मेरी फैक्ट्री के लिए 100 टन मटेरियल्स चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं, पब्लिक अनाउंसमेंट करते हैं कि those who are interested to supply for what those materials can apply for them, can apply for them. They provide the details there, what quantity of material, what kind of material they are required. So they provide the information and they issued a what advertisement. Those who are interested can apply for them. At what price they will provide the what material. So that process, yeah, basically this event is called a what? Tender. तो टेंडर का मतलब ही कुछ यही रहा। अब आप इंटरेस्टेड हो तो फिर वो टेंडर फिलअप करके क्या करोगे, जमा करोगे, सबमिट करोगे। तो जब वो टेंडर आप सबमिट करोगे तो यू आर नॉट ओनली द वन पर्सन, बहुत सारे लोग होंगे, दे विल सबमिट द व्हाट टेंडर। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे ऑल ऑफ देम विल कम। तो एक बिजनेस करने का एक फेयर तरीका, बिजनेस के पार्ट में जो सामान खरीदने का उस बड़ी कंपनियों में एक फेयर तरीका। अब उससे पता चलता है कि चलो भाई सबसे लोएस्ट में मुझे कौन देने वाला है। ऐसे मार्केट में जाते हो सकता था मुझे कुछ पता ना हो, तो एक पब्लिक एडवर्टाइजमेंट की तरह सारा डाल दिया, और जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो लोग क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे कि भाई हम आपको इतना दे देंगे। ऑब्वियसली
क्वालिटी, नेचर, वो सब तो उनको देना है ही है। तो ये एक प्रोसेस है। बट मूवी में आप देखे होंगे कभी कभार वो जो बैड कैरेक्टर में क्या होता है कि वो दूसरों को टेंडर जमा करने से रोकते हैं, सो दैट कि सिर्फ उन्हीं का टेंडर जमा हो और उन्हीं का वो टेंडर पास हो जाए। तो दैट वाज द फाइट। तो हियर कि आप बेसिकली क्या है, issued a quotation for supplying the certain goods against their what? You are a businessman. आपको किसी टेंडर के अगेंस्ट में आपने क्या किया, एक प्राइस जमा किया। अभी जो टेंडर के अगेंस्ट में यू हैव टू सबमिट ए व्हाट प्राइस, ये क्या दाम पे दोगे। अब इस प्राइस को एक तरह से सबमिट करना, एक दूसरी भाषा में वी कॉल देम एज अ व्हाट, कोटेशन। हम लोग उसे कहते हैं कोटेशन सबमिट करो। अब कोई सामान, मान लो कि आप मेरे को आके बोलोगे सर मैं एक कंप्यूटर लेना चाहता हूँ, आप अपना कोटेशन दीजिए कि आप कौन कौन सा सामान दोगे और क्या प्राइस पे दो। तो जब आप क्लास 11 में आए हो तो अभी बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे जो बिजनेस की दुनिया से रिलेटेड होंगे और वो थोड़ा तुम्हें डिस्टर्ब करेगा। और उसे क्लियर करने का सबसे आसान तरीका है जस्ट गो सच काइंड ऑफ वर्ड इन प्लेन डिक्शनरी। एक प्लेन डिक्शनरी में चले जाओ, आपको पूरा पता चल जाएगा कि वो एग्जैक्टली क्या है। और जब वो नाम या वो वर्ड जैसे ही क्लियर होता है, जिस चैप्टर में भी हो, वो सीक्वेंस तुम्हें समझ में आ जाएगा, वो सीक्वेंस समझ में आ जाएगा। तो ध्यान रहे, कोई भी वर्ड मिले एक बार उसका पूरा जनरल मीनिंग तो देखोगे जरूर, नहीं तो फिर ऐसे ही वो चीजें एक्युमुलेट होते होते अंत में बकवास लगने लगता है। तो शुरू से ही एक एक वर्ड का मतलब क्लियर रखना। अब बताओ, इशू ए कोटेशन फॉर सप्लाइंग सर्टेन गुड्स अगेंस्ट द टेंडर, क्या है ये ट्रांजैक्शन है या नहीं? टेंडर के लिए पैसा लगे उसको, पैसा लेना अपनी जगह, आपने तो सिर्फ पेपर सबमिट किया, टेंडर खरीद के लाए तब तो ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन होगा। बट अभी हमने सिर्फ टेंडर को क्या किया, सबमिट किया, ऑब्वियसली ये ट्रांजैक्शन नहीं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी, जब आपने टेंडर भरा तो सामने वाला आपको क्या किया, कंफर्म किया, एक लेटर देके कि सर आपका टेंडर लोएस्ट था, सो वी आर प्रोवाइडिंग यू द व्हाट, ऑर्डर लेटर, जो भी एक लेटर दिया कि हम लोग आपको ऑर्डर दे रहे हैं, आप सप्लाई करिए। तो रिसीव परचेज ऑर्डर फ्रॉम देम, ट्रांजैक्शन है, सिर्फ ऑर्डर मिला, फाइनेंशियल पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ। फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज का मतलब कि वो जो एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, इनकम ऐसा कुछ अरेंज तो नहीं हुआ। तो फिर सिंपल सी भाषा में ये ट्रांजैक्शन नहीं, यानी ऐसी चीजों को रिकॉर्ड नहीं करते हम। नेक्स्ट, जब ऑर्डर मिला तो ऑब्वियसली आपने भी यहाँ से थैंक यू लेटर दिया, थैंक यू फॉर गिविंग मी द ऑर्डर, सो दैट इज issued a letter for acceptance of what, ऑर्डर मिला तो आपने ये भी बोला कि थैंक यू एंड ऑब्वियसली वी विल सप्लाई टू द गुड्स। नहीं तो कभी कभी होता है कि ऑर्डर दिया बट वी डिनाई, भाई मेरे लिए पॉसिबल नहीं। ओके, सो ई ट्रांजैक्शन है या नहीं? नहीं है। ओके, नेक्स्ट एफ, सप्लाइड द गुड्स एंड इशूड ए नोटिस, सॉरी इनवॉइस, आपने सामान सप्लाई किया और एक इनवॉइस यानी बिल बना के दी। इनवॉइस ये भी एक बिजनेस का वर्ड है। इनवॉइस एक सिंपल सी भाषा में वी कैन से सेल बिल। अब सेल बिल थोड़ा सा आधा अधूरा वर्ड था क्योंकि जिसने खरीदा उसके लिए तो परचेज बिल हो गया, जिसने खरीदा उसके लिए परचेज बिल हो गया, जिसने बेचा उसके लिए क्या होगा, सेल बिल हो गया। तो तुम भी समझ सकते हो कि एक ऐसा डिप्लोमेटिक वर्ड यूज करो जो दोनों के लिए क्या होगा, कंफर्ट होता है। तो देखना, कभी भी कोई सामान आप कहीं से खरीदते हो, मान लो कि आप एक मॉल में गए, शॉपिंग मॉल, कुछ पेस्ट्री भी ली, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर में इनवॉइस लिखा है, एक वर्ड लिखा है, वही
दैट वर्ड इज कॉल्ड इनवॉइस। ओके, तो पॉइंट नंबर एफ ट्रांजैक्शन है। बिल दे रहे हैं इनवॉइस। बिल भेजना तो छोड़ दो, सामान भी दिया, गुड्स। सामान हमने दिया और बिल भी भेजा। बिल भेजा मतलब देयर इज चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। अब मैं उससे पैसा क्या कर सकता हूँ, मांगने का राइट रखता हूँ और मेरे पास से भी गुड्स क्या हुआ, चला गया। सो देयर इज अ व्हाट, फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज है और चेंज है तो फिर वो क्या है, ट्रांजैक्शन है। और इसी का हम लोग आगे अकाउंटिंग करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ा। रिटर्न सेम डिफेक्ट। रिटर्न सम डिफेक्टिव गुड्स। अब जब तुमने सामान भेजा तो कुछ सामान उधर डिफेक्ट होंगे, दे रिटर्न, आपको वापस कर दिया। अब जब वो आपको वापस कर दिया तो फिर ये भी ट्रांजैक्शन। ये भी ट्रांजैक्शन है, बिकॉज़ फिर फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज हो गया। बिकॉज़ मैं उसे 50,000 का भेजा था तो उसमें से 5,000 का रिटर्न कर दिया तो 45 की तो ये जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ा। रिसीव्ड चेक फॉर द नेट अमाउंट ड्यू। अब लो 50 का भेजा था, 5 रिटर्न कर दिया तो नेट 45 और नेट जो 45 था उसका चेक उसने मुझे दे दिया। क्या वो ट्रांजैक्शन है? फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज हो गया तो इसको रिकॉर्ड करना है। दैट इज नेक्स्ट। अब वो जो चेक था, वो चेक मैंने बैंक में क्या किया, एच ट्रांजैक्शन था आई। चेक जो मिला उस दिन तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया कि भाई चेक मुझे मिल गया। चेक मिलने के बाद हम लोग उसे बैंक में क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। बैंक में डिपॉजिट करने के बाद चेक मेरे अकाउंट में क्लियर होकर मेरे अकाउंट में पैसा आता है। तो जब चेक का पैसा मेरे अकाउंट में क्लियर होकर आया तो हम लोग उसे कहते हैं ऑनर्ड, चेक ऑनर हुआ। लेकिन जब भी बैंक कहता है कि नहीं जो आपने चेक जमा दिया था वो क्लियर नहीं हुआ तो दैट इज कॉल्ड व्हाट, डिसऑनर्ड। दूसरी भाषा में हम लोग इसे एक सिंपल भाषा में कहते हैं चेक बाउंस होना। चेक बाउंस होना, तो चेक बाउंस होने का मतलब क्या रहा, हमने डिपॉजिट किया बट बैंक कहता है कि आपने जिसका चेक जमा दिया था देयर आर सम ग्राउंड्स, टेक्निकल ग्राउंड भी होता है, सिग्नेचर मिसमैच, डेट ओवरराइटिंग, ओवरराइटिंग या फिर उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं है। For any of the reason the check has been what, bounced. तो फिर क्या ये ट्रांजैक्शन है? ट्रांजैक्शन है, बिकॉज़ फाइनेंशियल पोजीशन चेंज बाउंस हो गया तो फिर मैं उससे पैसा मांगने का राइट बना लिया। ओके, तो ये रिकॉर्ड होगा। बाउंस होना या रिटर्न भी बोलते हैं। जे issued a letter along with the dishonored check for payment. अब जब चेक बाउंस आ गया तो मैं आपको लेटर लिखूंगा, भाई चेक कैसा दे दिया यार, अकाउंट पैसा नहीं आया। तो फिर ये तो एक लेटर रहा, ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, इसका कोई अकाउंटिंग नहीं होगा। एंड द लास्ट, रिसीव्ड कैश फॉर द अमाउंट ड्यू। अकाउंटिंग की सबसे पहली सीढ़ी हम लोग यहीं से चालू करते हैं। बाकी तो था वो कुछ बेसिक बातों का क्लियर होना जरूरी कि क्या करने जा रहे हैं हम लोग, क्या होने जा रहा है। बट फर्स्ट पार्ट यही था कि आप जो सीरीज ऑफ एक्टिविटी है उसमें से किसे लिखना है, क्योंकि जब वही नहीं पता रहेगा तो फिर तो आप जिसको भी देखना चालू कर देंगे। पहले तो ये क्लियर करो कि इसको तो लिखना ही नहीं है। तो वो घटनाएं जिसके कारण फाइनेंशियल पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता है उसका हम लोग कोई अकाउंटिंग नहीं करने वाले, तो उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन वो घटनाएं जिनके कारण फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज होगा उसे कहते हैं ट्रांजैक्शन, और अब सोचना है कि वो कैसे रिकॉर्ड होगा। दैट इज द नेक्स्ट पार्ट। तो पहला पार्ट यही है, फर्स्ट क्लास कुछ यही है। होमवर्क के तौर पे सन नंबर 2 होगा, सी तक ही दे रहे हैं, नेक्स्ट क्लास तक या नेक्स्ट वीक में ऐड दे देते हैं, ठीक है।